हेलो 12th क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। प्रारंभ सीरीज हमारी वो सीरीज है जहां पर हम 150 डेज में आपके अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस को कंप्लीट करेंगे, सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, सभी कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे बेटा। तो आज हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर डे 1 है हमारी क्लास 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर का, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। बच्चों, इसके अंदर मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पूरा चीजें बताऊंगा, क्योंकि इसके अंदर इंट्रोडक्शन है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स या वर्ड्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसी चैप्टर के अंदर एक और टॉपिक है बेटा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, जो आपने सुना भी होगा बेटा। बट उससे पहले मैक्रो और मैक्रो से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो हम इस क्लास के अंदर समझेंगे। तो प्लीज ध्यान से मेरी हर बात को समझना और सुनना, और उसके बाद भी अगर कोई डाउट आ जाए बेटा तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हो। और आप चाहो तो स्क्रीन पर हमारे व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, जहां पर आप हमसे ग्रुप में जुड़ सकते हो और वहां पर भी डाउट पूछ सकते हो। साथ ही साथ में वहां पर आपको सभी नोट्स की पीडीएफ भी मिल जाएंगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम समय समय पर देते रहते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट ही करते हैं मैक्रो से ही, कि मैक्रो मतलब क्या होता है। तो देखो बच्चों, मैक्रो मतलब यहां पर क्या है, जब हम पूरे मार्केट की स्टडी करेंगे उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्योंकि जो मैक्रो वर्ड है उसका मीनिंग होता है बिग, बड़ा। तो जब हम पूरे मार्केट की स्टडी करते हैं तो उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। अब पूरे मार्केट में स्टडी क्या करेंगे? पूरे मार्केट में हम स्टडी करेंगे जैसे लोगों की इनकम क्या है। तो अब मैं यहां पर किसी पर्टिकुलर पर्सन की इनकम के ऊपर डिस्कस नहीं कर रहा हूं, पूरे मार्केट के सभी लोगों की इनकम के ऊपर बात कर रहा हूं, तो उसे बोलेंगे नेशनल इनकम। इज दैट क्लियर बेटा? मैं पूरे मार्केट में सभी लोगों के एम्प्लॉयमेंट की स्टडी कर रहा हूं कि सभी लोगों के पास में जो काम करने के लिए एलिजिबल है, उन सभी लोगों के पास में एम्प्लॉयमेंट, रोजगार है कि नहीं है, उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो उसे एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। मार्केट में एक एवरेज प्राइस मिल्क की, घी की, पनीर की, इनकी क्या चल रही है, ये मैं स्टडी कर रहा हूं, तो ऐसी स्टडी को जनरल प्राइस लेवल कहा जाएगा। लोग पूरे मार्केट में किसी भी कमोडिटी का कितना कंजप्शन कर लेते हैं, कितना टोटल कंजप्शन कर लेते हैं, उसे एग्रीगेट कंजप्शन कहते हैं। लोग जो है पूरी मार्केट के अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करते हैं, अपनी कंपनीज में, अपने बिजनेसेस में, प्रॉपर्टीज में कितना इन्वेस्ट वो कर देते हैं, इसको एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब जो पूरे मार्केट में सभी चीज की स्टडी करता हो, दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई बात सुनो बेटा आप लोगों को। यहां पर एग्रीगेट जो वर्ड है बेटा, वो टोटल, इस टोटल का मतलब ही एग्रीगेट होता है बेटा। क्योंकि अब यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पर्सन या सिंगल कंजप्शन के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, पूरे मार्केट की बात कर रहे हैं। जब हम पूरे मार्केट की बात करेंगे बेटा, तो उसे हम यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कहेंगे बेटा। और जो भी टोटल कंजप्शन, टोटल इन्वेस्टमेंट और टोटल सेविंग या जो भी चीज है, उन सब में जो टोटल वर्ड आ रहा है, उस टोटल वर्ड की जगह हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? एग्रीगेट वर्ड यूज करेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? मेरी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही है ना, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? तो मैं एक बार और बता देता हूं बेटा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जब हम पूरे मार्केट की स्टडी करते हैं, उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और पूरे मार्केट में हम क्या स्टडी करेंगे कि लोगों की इनकम क्या है, लोगों का एम्प्लॉयमेंट किस लेवल पर है, किसी भी प्रोडक्ट की एक जनरल प्राइस लेवल क्या है बेटा, लोगों का कंजप्शन लेवल कितना है, कम है कि ज्यादा है,
लोग कितना इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, लोगों की बात कर रहा हूं, मतलब एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहा हूं। दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज कॉल्ड टोटल, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट। और ये सब स्टडी किस में की जाती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है। आई होप यहां तक समझ में आ रहा होगा बेटा आप लोगों को। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के दो सबसे बड़े इंस्ट्रूमेंट है। जैसे माइक्रो में होता है ना बेटा डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि माइक्रो में हम सिंगल पर्सन के ऊपर बात करते हैं कि एक सिंगल पर्सन कितना डिमांड करता है, एक सिंगल प्रोड्यूसर कितना सप्लाई करता है मार्केट में। उसी तरीके से मैक्रो के अंदर भी दो इंस्ट्रूमेंट होते डिमांड और सप्लाई हैं, बट उनके आगे एग्रीगेट लग जाता है, क्योंकि टोटल मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो सभी मिलकर कितनी डिमांड कर रहे हैं, मार्केट में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो सारे मिलकर कितनी सप्लाई दे पाते हैं। तो ये यहां पर जब सारे मिल गए टोटल हो गया, जिसको हम एग्रीगेट बोल रहे हैं। तो इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के दो इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं बेटा, एक हो जाता है एग्रीगेट डिमांड और एक हो जाता है एग्रीगेट सप्लाई। इज दैट क्लियर बेटा? यहां तक आपको मैक्रो का अच्छे से मीनिंग समझ में आया बेटा? आगे देखते हैं आगे क्या है बेटा। ये मैंने एक डेफिनेशन लिखी है किसी एक ऑथर के रेफरेंसेस से। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, सिंपल एक डेफिनेशन पूछी जाए बेटा, तो एक नॉर्मल जो डेफिनेशन हम लिखते हैं वो लिखना ही लिखना है, बट साथ ही साथ में किसी एक ऑथर का रेफरेंस लेकर अगर हम एक और डेफिनेशन लिख देंगे तो उससे क्या होगा बेटा, उससे आपका जो कहते हैं ना उसको पर क्वेश्चन के जो मार्क्स है उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि भाई 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपने इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया तो पूरे 2 मार्क्स मिलने के 100% चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपके लिए लिखा है, मीनिंग वही है जो मैंने आपको समझाया है बेटा। चलो आगे देखते हैं बेटा। अब वही वाली बात आ गई बेटा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में किस चीज की स्टडी करते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया राइट बेटा, जब मैंने आपको मीनिंग समझाया। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में किन किन टॉपिक्स के ऊपर स्टडी की जाती है? दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अब किन किन टॉपिक्स पर हम लोग स्टडी करते हैं? हम लोग स्टडी करते हैं सर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, हम लोग स्टडी करते हैं सर नेशनल इनकम के ऊपर, नेशनल इनकम मतलब टोटल इनकम, ठीक है ना। हम लोग स्टडी करते हैं कि मार्केट में क्या जनरल प्राइस लेवल चल रहा है किसी भी कोमोडिटी को लेकर, ठीक है ना। मार्केट में मनी फ्लो कैसा है, ज्यादा है कम है, कैसा मनी फ्लो है, उसके ऊपर हम बात करते हैं बेटा। इंटरनेशनल ट्रेड कैसा है, हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं कि इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो स्टडी है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है बेटा, एक मार्केट लेवल पर। मैक्रो जब भी वर्ड आता है बेटा आपको यह समझ जाना है कि पूरे मार्केट की स्टडी चल रही है, किसी सिंगल की नहीं चल रही है। इज दैट क्लियर बेटा? तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है, उसी को हम सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। तो ऐसे हमारे पास में 5 टॉपिक्स होते हैं जिसके ऊपर मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। इज दैट क्लियर बेटा? यहां तक मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? चलो आगे देखते हैं बेटा। आगे अब देखो बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपका समझना बहुत जरूरी है अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को आगे और भी डिटेल्ड में समझना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं बेटा जिनका आपको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मैं यहां पर इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं उसमें सबसे पहले स्टार्ट करना चाहता हूं फाइनल गुड्स से। अब फाइनल गुड का मतलब क्या होता है बेटा? काम उस गुड्स का आइडेंटिटी जितना हम चेंज कर सकते थे उसको चेंज कर दिया, अब वो मार्केट में एज इट इज ही यूज होने वाली है। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही मेरी बात समझ में आप लोगों को? चलो मैं देखो समझाता हूं। फाइनल गुड्स क्या होंगे? अगर मैं कोई कपड़े खरीद कर लेकर आता हूं और मैं उसको इसलिए खरीद के लेकर आ रहा हूं क्योंकि मेरे को उसको पहनना है, दैट इज कॉल्ड फाइनल गुड। क्यों? क्योंकि मैंने उस कपड़े को खरीदा अपने यूज के लिए, मैं उस कपड़े की कोई आइडेंटिटी चेंज नहीं कर रहा हूं। इज दैट क्लियर बेटा? मैं उसको यूज करूंगा एज इट इज, जैसा ले रहा हूं ना वैसा का वैसा यूज करूंगा, दैट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स। एक कंज्यूमर या आप हो बेटा, आपको जूते चाहिए, आपको शूज खरीदने हैं पहनने के लिए, तो आप किसी शॉप पर गए, वहां से शूज परचेज किया और उसको आपने पहनना स्टार्ट कर दिया,
तो वो शूज आपके लिए फाइनल गुड्स हैं, क्योंकि उन शूज को आप कोई और चीज में कन्वर्ट नहीं करने वाले हो और ना ही आप उन शूज को रीसेल करना चाहते हो। आप उन शूज को इसलिए परचेस कर रहे हो क्योंकि आपको यूज करना है। आपका उसके पीछे इंटेंशन क्या है बेटा? उसको यूज करना है। तो जब भी कोई प्रोडक्ट हम यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेस करते हैं, वो गुड्स हमारे लिए फाइनल गुड्स कहलाता है। तो मैंने क्या कहा बेटा कि हम एक शॉप पर गए शूज परचेस करने। शूज परचेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें उस शूज का यूज करना है, पहनना है। तो वो शूज हमारे लिए फाइनल गुड्स हो जाएगा बेटा। एक तो ये चीज आती है फाइनल गुड्स में सामने। एक और चीज है जिसको भी आप फाइनल गुड्स बोल सकते हो, वो क्या? देखो, अगर आप अपने बिजनेस के अंदर कोई मशीन परचेस करके लेकर आते हो, कोई एसेट्स परचेस करके लेकर आते हो, उसके पीछे इंटेंशन क्या है? उसके पीछे इंटेंशन ये कि ये मेरे बिजनेस के यूज में आएगा। एक तो आपके पर्सनल यूज के लिए आ रहा है, जैसे शूज आप अपने खुद के लिए लेकर आ रहे हो। एक कोई चीज आप अपने बिजनेस के लिए परचेस करके लेकर आ रहे हो, जैसे मान लो सपोज करो आपके बिजनेस के पास में आप एक फैक्ट्री चलाते हो और फैक्ट्री में आपका क्या काम है? रजिस्टर बनाने का काम है। इज दैट क्लियर बेटा? अब उस रजिस्टर को बनाने के लिए आपके पास एक मशीन नहीं थी बेटा, तो आपने वो मशीन मार्केट से परचेस करी। क्या इंटेंशन से परचेस करी बेटा? कि इस मशीन को मैं एज इट इज अपने बिजनेस के पर्पस के लिए यूज करूंगा, तो वो भी फाइनल गुड्स ही कहलाएगा बेटा। आप उस मशीन को परचेस करके इसलिए नहीं लेकर आ रहे हो कि आप इसको फर्दर कहीं सेल कर दोगे। आप खुद के बिजनेस के लिए इस्तेमाल करोगे ताकि आप अपने प्रोडक्शन को और इंक्रीज कर सको। ये इंटेंशन है बेटा। तो ऐसे एसिड्स को भी फाइनल गुड्स कहा जाएगा। तो फाइनल गुड्स आ जाए तो दो बातें दिमाग में रखनी है बेटा। एक होता है कि हम हमारे कंजप्शन के लिए लेकर आते हैं, जिसको हम कंजप्शन गुड्स बोल देते हैं बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? एक हम लेकर आते हैं हमारे प्रोडक्शन के लिए कि भाई यार ये मशीन जो है मैं इसलिए परचेस कर रहा हूं जिससे मेरा और प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो ये दोनों ही फाइनल गुड्स हैं बेटा, क्योंकि ये दोनों ही आपने फर्दर रीसेल करने के लिए परचेज नहीं करा है, बल्कि अपने और अपने बिजनेस के यूज के लिए परचेज किया है। तो ऐसे गुड्स को फाइनल गुड्स बोला जाता है बेटा। इज दैट क्लियर? जैसे मैं मार्केट में गया, मुझे बटर की जरूरत थी, ब्रेड की जरूरत थी, क्योंकि मेरे को खुद के यूज के लिए लेना है। कपड़ों की जरूरत थी, बिस्किट्स की जरूरत थी, मैं अपने ही यूज में लेना चाहता हूं इन गुड्स को, इसलिए परचेस कर रहा हूं। दैट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स। इज दैट क्लियर? मैं मार्केट में इसलिए गया क्योंकि मेरे को जो है एक फैक्ट्री खोलनी जहां पर मैं कपड़े बनाऊंगा। तो कपड़े बनाने के लिए मुझे मशीन चाहिए, तो वो मशीन परचेस करके मैं अपनी फैक्ट्री में लेकर आया। तो वो मशीन मेरी मदद करेगी गुड्स बनाने में। तो वो मशीन मैं अपने यूज के लिए, अपने बिजनेस के यूज के लिए लेकर आया हूं, तो वो मशीन मेरे लिए फाइनल गुड्स हो जाएगी। दोनों के अंदर ध्यान रखना, दोनों के अंदर उन गुड्स को रीसेल करने का कोई भी इंटेंशन नहीं है बच्चों, इसीलिए इसको फाइनल गुड्स कहा जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? इसलिए मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, आप इसको यहां पर भी देख सकते हो। बट बेटा आप मेरी बातें ध्यान से सुनो, कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनो, ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको ये चाहिए बेटा नोट्स, तो नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएंगे। आप वहां पर हमें हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना बेटा, वहां पर हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी अभी अब बात मेरी पूरी ध्यान से सुनो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आगे देखते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। हाँ, इंटरमीडिएट गुड्स में भी दो बातें हैं बेटा। क्या है? दो बातें हैं। कैसी बातें हैं सर? दो बात। तो इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं ना बेटा, उनको दो इंटेंशन से परचेस किया जाता है। हर गुड्स के पीछे अगर आपने इंटेंशन पहचान लिया तो आप समझ जाओगे कि ये फाइनल गुड्स हो गया और ये इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। इंटरमीडिएट गुड्स के पीछे इंटेंशन क्या होता है उसको परचेस करने का? या तो आप उस गुड्स को एज इट इज परचेस करके रीसेल करना चाहते हो। जैसे मानो सपोज करो आपकी किराने की शॉप है और आप वहां पर किराने की शॉप में ब्रेड बेचना चाहते हो, तो मार्केट में आप ब्रेड लेकर आए, उस ब्रेड को एज इट इज, उस ब्रेड को परचेस करने का इंटेंशन क्या है कि उस ब्रेड को रीसेल करना है। परचेज ही ब्रेड को इसलिए किया गया था ताकि आप आगे उसको सेल कर सको, तो वो भी इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। अब यहां पर ब्रेड का आपने सैंडविच नहीं बनाया, ब्रेड को ब्रेड के रूप में ही बेच दिया, तो ये भी इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि इसको खरीदने के पीछे आपका इंटेंशन क्या था
कि यार इस ब्रेड को मैं इसलिए परचेस कर रहा हूं ताकि मैं इसको आगे एज इट इज बेच दूं। इसमें ब्रेड की आइडेंटिटी चेंज हुई क्या? नहीं हुई। बट आपका उसको परचेस करने का इंटेंशन खुद के कंजप्शन के लिए नहीं था, यार मुझे खानी है, नहीं, मुझे आगे बेचनी है। तो जब ऐसे रीसेल, किसी प्रोडक्ट को अगर आप रीसेल करना चाहते हो तो वो भी इंटरमीडिएट ही कहलाएगा बेटा। आ रही बात समझ में? ये पहली चीज क्लियर। इज दैट क्लियर? अब एक और चीज से एग्जांपल समझाता हूं। सपोज करो आप जो है गेहूं बेचते हो, चावल बेचते हो, तो मार्केट से आप गेहूं खरीद कर लेकर आए और उसको एज इट इज गेहूं के रूप में ही बेच दिया। आपने गेहूं परचेस क्यों किया था? खुद के कंजप्शन के लिए नहीं किया। मैं गेहूं को इसलिए परचेस कर रहा हूं ताकि मैं गेहूं को आगे रीसेल कर सकूं। इंटेंशन क्या है? गेहूं को एज इट इज, गेहूं को गेहूं के रूप में ही आगे रीसेल करना। तो गेहूं इंटरमीडिएट गुड्स हो गया बेटा, पहली चीज, क्योंकि इसमें भी दो चीजें फाइनल गुड्स की तरह। पहली चीज समझ गया बेटा, अगर किसी गुड्स को हम रीसेल के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेस करते हैं तो वो इंटरमीडिएट कहलाता है। अब देखो बेटा, किसी फ्लोर मिल वाले ने गेहूं इसलिए परचेस किया ताकि वो गेहूं की आइडेंटिटी चेंज कर सके फ्लोर के रूप में और फिर उसको आगे बेच सके, तो ये भी जो गेहूं है उसके लिए क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बंदा है जो गेहूं को एज इट इज उसी रूप में आगे रीसेल कर देता है, या एक बंदा ऐसा है जो गेहूं को खरीदता है, उसकी आइडेंटिटी चेंज करता है, फिर उसको रीसेल करता है। तो ये दोनों ही चीजें इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगी। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो हाँ, हम ये बोल सकते हैं जब हम किसी गुड्स को आइडेंटिटी चेंज करके रीसेल कर रहे हैं तो जो वो गुड्स हमने परचेस किया है वो रॉ मटेरियल हो जाएगा। तो जो फ्लोर मिल वाले हैं उन्होंने जो गेहूं परचेस किया है, क्योंकि उनका काम है गेहूं को आटे में कन्वर्ट करके फिर सेल करने का, तो गेहूं उनके लिए रॉ मटेरियल हो जाएगा। तो अगर किसी चीज को रॉ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप परचेस कर रहे हो तो वो रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स है। और अगर किसी चीज को आप रीसेल करने के लिए परचेस कर रहे हो तो वो रीसेल वाला जो गुड्स है वो भी आपका इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है मेरी बात समझ में आप लोगों को? मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये थे हमारे फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। इज दैट क्लियर बेटा? आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या है, आगे हमारे पास कंजप्शन गुड्स। जिस गुड्स को मैं अपने सिर्फ पर्सनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए परचेस करता हूं, दैट इज कॉल्ड कंजप्शन गुड्स। जैसे कि मेरे पास आने जाने के लिए बाइक नहीं है, तो मैंने बाइक परचेस कर ली, तो बाइक मेरे लिए कंजप्शन गुड्स है। क्यों? क्योंकि उस बाइक से मैं कोई बिजनेस नहीं करने वाला, मैं उस बाइक को कोई रीसेल नहीं करने वाला। मैं उस बाइक को इसलिए परचेस कर रहा हूं ताकि मेरे को कहीं पर भी आने जाने में सुविधा हो जाए, फैसिलिटी हो जाए, इसलिए मैं परचेस करना चाहता हूं। आई बात समझ में? तो जब भी कोई गुड्स हम लोग हमारी नीड्स को, वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए परचेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंजप्शन गुड्स। मेरे बड़े भाई की शादी आ रही है, तो उसकी शादी में अच्छे नए कपड़े मुझे पहनने हैं, तो मैं नए कपड़े जो परचेस करके लेकर आया हूं वो कपड़े मेरे लिए कंजप्शन है, गुड्स हैं। इज दैट क्लियर? मुझे भूख लग रही है, मैंने मार्केट में एक बर्गर परचेस किया और बर्गर खा लिया, वो भी मेरे लिए कंजप्शन गुड्स है, क्योंकि उससे मैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा हूं। उसको परचेस करने के पीछे उसको रीसेल करना, उसकी आइडेंटिटी चेंज करना, उसको उससे बिजनेस करना, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। मैं उसको सिर्फ इसलिए परचेस कर रहा हूं ताकि मैं अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकूं। उसी को ही हम कंजप्शन गुड्स कहते हैं बच्चों। आ रही मेरी बात समझ में आप लोगों को बेटा? तो कंजप्शन गुड्स क्या होते हैं? जब हम हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए किसी गुड्स को परचेस करते हैं तो ऐसे गुड्स को कंजप्शन गुड्स कहते हैं बेटा। इज दैट क्लियर? आ रही है मेरी बात समझ में बेटा? अब कंजप्शन गुड्स की भी तीन कैटेगरीज होती हैं बेटा, चार भी बोल सकते हैं क्योंकि चौथी आपकी सर्विस होती है। तो अगर हम कोई सर्विस भी ले रहे हैं तो भी हमारे पर्सनल कंजप्शन के लिए बेटा, इसलिए इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो कंजप्शन गुड्स जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। पहला है ड्यूरेबल, दूसरा है सेमी ड्यूरेबल, तीसरा है नॉन ड्यूरेबल और चौथा आपकी सर्विस होती है बेटा। ड्यूरेबल से स्टार्ट करते हैं। ड्यूरेबल क्या होता है बेटा? ऐसे गुड्स परचेस करना अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जिसको आप बार बार यूज कर सको, जिसको आप क्या कर सको बेटा,
बार बार यूज कर सको। अब जैसे ड्यूरेबल की बात चलती है, किसकी बात चलती है? ड्यूरेबल गुड्स की। तो मुझे बाइक की जरूरत थी बेटा, तो मैंने बाइक एक बार परचेस करी, बट मैं उसको सालों साल तक बार बार यूज करूंगा। ऐसा तो नहीं मैंने आज बाइक परचेस करी, आज यूज कर लिया, अब वो बाइक को मैं अगले दिन यूज नहीं कर पाऊंगा, उसकी आइडेंटिटी खत्म, अब मेरे को दोबारा बाइक यूज करनी तो एक नई बाइक परचेस करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं ना बेटा। हम बाइक को सालों साल तक, 10 साल, 5 साल, 15 साल, लंबे समय तक, सालों साल तक यूज कर सकते हैं, बार बार जितना चाहे उतनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे गुड्स को ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? जिसको सिर्फ एक बार परचेस करना है और सालों साल तक यूज कर सकते हो, आप बार बार जितना चाहो उतनी बार यूज कर सकते हो, ऐसे गुड्स को ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। तो मेरे पास बाइक नहीं थी, मेरे पास कार नहीं थी, तो जाने और किधर इधर उधर जाने में मुझे असुविधा होती थी, तो उसके लिए मैंने अब कार भी खरीद ली और बाइक भी खरीद लिया बेटा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं? उनको डेली यूज करता हूं और सालों तक यूज करूंगा बेटा, तो दैट इज कॉल्ड ड्यूरेबल गुड्स। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही बात समझ में? एक और टर्म आता है बेटा सेमी का, कि सेमी ड्यूरेबल गुड्स भी होते हैं। अब आप बोलोगे सर सेमी ड्यूरेबल गुड्स, हाँ, जिनको आप बार बार यूज कर सकते हो बेटा, बाकी लंबे समय के लिए नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अप टू 1 ईयर्स। मैं बोलूंगा कि 1 साल तक आप ज्यादा इस्तेमाल कर लोगे, 1 साल से ज्यादा आप इस्तेमाल नहीं करोगे। जैसे आप बोलोगे कपड़े, वो सेमी ड्यूरेबल में ही आते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनको बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, बट उनकी टाइम लिमिट होती है, 1 साल के अंदर अंदर यूज करोगे, नहीं तो फट जाएंगे, खराब हो जाएंगे, या फिर फैशन से बाहर हो जाएंगे, तो आपको नए परचेस करोगे बेटा। तो कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनको हम बार बार यूज तो कर सकते हैं, बट लंबे समय के लिए नहीं। आप बाइक 10 साल 15 साल यूज कर सकते हो, बाकी कपड़े नहीं। अब कपड़े नहीं फटेंगे तो भी क्या हो जाएगा? वो आउट ऑफ फैशन हो जाएंगे, तो आप वैसे पहनना बंद कर दोगे। अब आप बोलोगे सर तो रखे तो है ना मेरे पास। अरे रखे रहने से मतलब थोड़ी है, यूज तो नहीं कर रहे हो ना। तो यूज नहीं कर रहे हो मतलब वो क्या हो गया? सेमी ड्यूरेबल। जब नए नए आए थे तो आप रोज पहनते थे, अब वो आउट ऑफ फैशन हो गए तो आप पहनना बंद कर दिया, तो ऐसे प्रोडक्ट को सेमी ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? आगे बात समझ में? तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कपड़े अपन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मानते हैं इसके लिए। इसका आता है बेटा नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अब नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है सर? तो देखो बेटा, नॉन ड्यूरेबल गुड्स जिसको आप सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हो, जिसको आप सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकते हो, अगर दोबारा इस्तेमाल करना है तो नया परचेस करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? दैट इज कॉल्ड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। जैसे बाइक के अंदर जो पेट्रोल आपने आज डलाया, वो आज के आज ही आपने पूरा खत्म कर दिया। अब अगर आपको दोबारा गाड़ी चलानी है तो आपको नया ही पेट्रोल परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो पेट्रोल तो खत्म हो गया। इज दैट क्लियर बेटा? तो ऐसे गुड्स जिनको एक बार इस्तेमाल कर सकते हो, अगर दोबारा नीड है उनको यूज करने के लिए, तो आपको नया ही परचेस करना पड़ेगा। आज आपने पेट्रोल खत्म कर दिया, अब आपको कल भी जरूरत है पेट्रोल की, तो नया ही परचेस करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या हो गया? ऐसा गुड्स जिनको आप एक बार यूज कर सकते हो, बार बार नहीं कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। भूख लग रही थी, एक आइसक्रीम ले लिया, आइसक्रीम खा ली, अभी भी भूख लग रही है तो मुझे नई आइसक्रीम खरीदनी पड़ेगी। वही आइसक्रीम दोबारा बड़ी होकर मेरे हाथ में नहीं आ जाएगी, नई ही खरीदनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही मेरी बात समझ में आप लोगों को? चलो अच्छी बात है। लास्ट बचता है बेटा हमारा कंजप्शन गुड्स के अंदर सर्विसेज, जो कि हम लोग लेते हैं। जैसे आपको पढ़ना है तो टीचर की नीड है आप लोगों को, आपको इलाज कराना है तो डॉक्टर की नीड्स है, ठीक है ना। लॉयर की, अगर आपको कोई लीगल वर्क करवाना है तो आपको लॉयर की जरूरत पड़ेगी। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये लोग क्या करते हैं? सर्विस देते हैं बेटा। इज दैट क्लियर? तो डॉक्टर, हमें तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर के पास चले गए, तो डॉक्टर ने हमें सर्विस दी, तो वो सर्विस ही है जो उसने हमारे लिए किया, दैट इज कॉल्ड कंजप्शन। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये मैंने आपको 4 टर्म्स हमारे कंजप्शन गुड्स के समझाए बेटा। अब आते हैं आगे कैपिटल गुड्स के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं बेटा? कैपिटल गुड्स के ऊपर। इसके लिए सीधी सीधी एक ही बात बोलूंगा बेटा कैपिटल गुड्स के लिए, वो ये कि बिजनेस के अंदर जो भी एसेट्स आप परचेज करते हो, वो कोई लैंड हो सकता है, वो कोई बिल्डिंग हो सकती है बेटा, वो कोई मशीन हो सकती है, ये सभी के सभी क्या है? कैपिटल गुड्स ही कहलाएंगे, क्योंकि ये सभी के सभी आपके बिजनेस को रन करने में आपकी मदद कर रहे हैं। इज दैट क्लियर?
ये क्या कर रहे हैं बेटा, आपके बिजनेस में मदद कर रहे हैं। तो ये आपके कैपिटल गुड्स हैं, जिन गुड्स को परचेज ही सिर्फ इस इंटेंशन से किया जाता हो कि ये मेरे बिजनेस में मेरे सालों तक मेरे साथ में बिजनेस को रन करने में मेरी मदद करेंगे, मैं इन एसेट से अपने बिजनेस को बहुत अच्छा सालों साल तक ग्रो कर सकता हूं, तो ऐसे गुड्स को कैपिटल गुड्स कहते हैं। जिन गुड्स को परचेस करते टाइम पर इन्वेस्टमेंट की भावना है, आप सोचो कि यार मैं ये गुड्स इसलिए परचेस कर रहा हूं कि मैं इससे लाखों रुपए कमाऊंगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी जगह अपने पैसे को डाल देना जहां से आपको कुछ फायदा होना स्टार्ट हो जाए, जहां से आप कुछ प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दो, तो ऐसे पैसे को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और ऐसे पैसे जो इन्वेस्ट किए जाते हैं वो किन पे किए जाते हैं, ऐसी एसेट्स पे इन्वेस्ट किए जाते हैं जो हमें भविष्य में पैसा कमा के दे बेटा। तो जब हम बिजनेस के लिए कोई एसेट्स परचेस करते हैं तो ऐसी एसेट्स ही कैपिटल गुड्स कहलाती है, क्योंकि उनको परचेस करने के पीछे इंटेंशन क्या होता है कि ये एसेट्स मैं इसलिए परचेस कर रहा हूं जिससे मैं अपने बिजनेस को और ग्रो कर सकूं, अपने प्रॉफिट को और बढ़ा सकूं, अपनी प्रोडक्शन लिमिट को और इंक्रीज कर सकूं, है ना बेटा। तो ऐसे गुड्स जो आप परचेस करते हो उसे कैपिटल गुड्स कहते हैं। थोड़ा और इलैबोरेट करके समझा देता हूं। आप जो फैक्ट्री चलाते हो उस फैक्ट्री के लिए आपको जगह कम पड़ती है, तो आपने क्या करा, और लैंड परचेस कर लिया। अब लैंड कम पड़ रहा था तो उसके ऊपर बिल्डिंग भी छोटी पड़ रही थी, तो आपने और बिल्डिंग बना ली उसके ऊपर बेटा। अब जब बिल्डिंग और बना ली आप लोगों ने तो उसमें मशीन कम पड़ रही थी, तो आपने और मशीन बढ़ा ली बेटा। अब इन सब से क्या होगा, आपका जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा और ज्यादा, और आप और ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे बेटा। तो ये सब चीजें आपके लिए क्या हो जाएगी, कैपिटल गुड्स हो जाएगी। इज दैट क्लियर? आई होप आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं बच्चों, इन्वेस्टमेंट। देखो अभी तो बात ही की थी हमने और सामने दर्शन भी हो गए इन्वेस्टमेंट के, है ना। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, हाँ, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सर, जब किसी चीज में हम पैसे डाल रहे हो और वो पैसा उसमें इन्वेस्ट किया जा रहा हो, या ऐसी जगह पैसा लगाना जहां से हमें प्रॉफिट अर्न होना स्टार्ट हो जाए, या जहां से हमें कुछ फायदा होना स्टार्ट हो जाए, ऐसी जगह पैसे लगाने को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब मैं कोई बिजनेस करता हूं, सपोज करो मेरे एक फैक्ट्री है जहां पर मैं आइसक्रीम्स बनाकर बेचता हूं। इज दैट क्लियर बेटा? अब मुझे लगा कि मुझे एक मॉडर्न मशीन लानी चाहिए जिससे मैं कम समय में ज्यादा आइसक्रीम बना पाऊंगा, और ज्यादा आइसक्रीम मतलब प्रोडक्शन मेरी इंक्रीज हो जाएगी, प्रोडक्शन मेरी और बढ़ जाएगी तो मैं और ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा। तो मैंने क्या करा, अपना एक पैसा बिजनेस के अंदर उस मशीन को परचेस करने में डाल दिया। तो वो क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट। क्या कहलाएगा बेटा, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उस मशीन को मैंने जो परचेस किया है वो मुझे भविष्य में अच्छा पैसा कमा कर देगी, इसीलिए उसे इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। तो मैंने अपनी फैक्ट्री में एक नई मशीन परचेस किया है, तो ये मशीन जो मैंने परचेस किया ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये मशीन मुझे आगे जाके मेरा जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करेगी, जिस वजह से मेरा प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो इसीलिए उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है मेरी बात समझ में आप लोगों को? चलो अच्छी बात है, अगर मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है तो चलो आगे देखते हैं बेटा। इन्वेस्टमेंट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक हो जाता है हमारा ग्रोस, एक हो जाता है नेट। अब ग्रोस का मतलब क्या होता है बेटा, ग्रोस मतलब है टोटल, आपने टोटल कितने का इन्वेस्टमेंट कर रखा है अपने बिजनेस में, कितने आपने एसेट्स परचेस कर रखे हैं, कितने आपने रॉ मटेरियल का अपने पास स्टॉक रख रखा है। तो मैं कह रहा हूं, ध्यान से समझना मेरी बात बेटा, पहले मैं ग्रोथ समझाता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास अभी इस टाइम पर जो है, जो फिक्स एसेट्स हैं वो मेरे पास 10 लाख रुपए की है। कितने की बेटा, 10 लाख रुपए की। और मेरे पास जो स्टॉक है वो 2 लाख रुपए का है। तो टोटल मेरे पास में कितने का इन्वेस्टमेंट हो गया बेटा, मेरे पास टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 12 लाख रुपीस का। तो इसे मैं टोटल इन्वेस्टमेंट ना बोलकर मैं क्या बोलूंगा,
ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलूंगा। इज दैट क्लियर? एक बिजनेस के अंदर हम लोगों ने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, टोटल इन्वेस्टमेंट को ही ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? अब इन्वेस्टमेंट तो अलग अलग चीज है, जैसे मैंने फैक्ट्री है बेटा, तो फैक्ट्री में मेरे पास आइसक्रीम की फैक्ट्री थी, याद रखना आप लोग। अब आइसक्रीम की फैक्ट्री में मेरे पास में कितना बड़ा लैंड है, उस पर कितनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, अंदर कितनी मशीन्स हैं, ये हो गई मेरी फिक्स एसेट्स, जिसको मैं फिक्स इन्वेस्टमेंट भी बोल सकता हूं, जिनको मैं सालों साल तक इस्तेमाल करूंगा। इज दैट क्लियर बेटा? दूसरा होता है कि उस आइसक्रीम को बनाने के लिए मेरे पास में कितने का स्टॉक रखा हुआ है, तो वो भी मेरा इन्वेस्टमेंट है ना, क्योंकि बेटा उस स्टॉक को मैं उस रॉ मटेरियल को मैं क्या करूंगा, एक फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके उसको आगे बेचूंगा बेटा, तो वो स्टॉक भी मेरे लिए इन्वेस्टमेंट हो गया। तो यहां पर देखो ये फिक्स एसेट्स और स्टॉक में हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये टोटल हमारा 12 लाख आ गया। इस 12 लाख को मैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहूंगा। क्या कहूंगा बच्चों? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इज दैट क्लियर बेटा? नीचे मैंने स्टॉक की ही डेफिनेशन लिख रखी है। अब स्टॉक जो है सेमी फिनिश गुड्स भी हो सकता है और फिनिश गुड्स भी हो सकता है। अब सेमी फिनिश गुड्स का मतलब क्या होता है और फिनिश गुड्स का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, आइसक्रीम का बिजनेस कर रहे हैं हम, याद रखना मेरे पास में क्रीम, मैंने आइसक्रीम के लिए जो क्रीम्स हैं वो बना रखी हैं और मैंने क्यूब्स भी बना रखे हैं। अब मैं सिर्फ वेट करता हूं मेरे पास कितना ऑर्डर आता है। जैसे ही मेरे पास ऑर्डर आता है, उस आधे बने हुए क्रीम को, क्रीम भी बनी हुई है और मेरे पास क्यूब्स भी तैयार हैं, ये होगी मेरे पास सेमी फिनिश गुड्स। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को असेंबल करना है और बेचना है। ठीक है बेटा? अब रॉ मटेरियल क्या कहलाएगा बेटा? क्रीम बनाने के लिए मुझे दूध चाहिए, तो मैंने दूध स्टॉक में रख रखा है, तो दूध मेरे लिए रॉ मटेरियल होगा, क्योंकि वो अभी पहले दूध से क्रीम बनेगा, क्रीम को फिर मैं क्यूब्स में लगाऊंगा, फिर वो आइसक्रीम बनेगी, है ना। तो दूध मेरे लिए क्या हो गया? दूध मेरे लिए रॉ मटेरियल हो गया, और दूध की मैंने अभी क्रीम बना के रख रखी है और क्यूब्स रख रखे हैं। अब जैसे ऑर्डर आएगा मैं उसको असेंबल करके मार्केट में सेल आउट कर दूंगा, तो वो वो क्रीम और वो क्यूब्स मेरे लिए सेमी फिनिश गुड्स हो गए। इज दैट क्लियर बेटा? पूरा एक अकाउंटिंग ईयर का ही बोलेंगे, क्योंकि ये क्या होता है, फ्लो कॉन्सेप्ट होता है बेटा। फ्लो क्या होता है वो आगे समझेंगे, बट फ्लो कॉन्सेप्ट होता है मतलब पूरे एक साल का ही मेजरमेंट करना होता है। यूं नहीं आप रोज का मेजरमेंट कर रहे हो, हर एक महीने का या 6 महीने का, नहीं, पूरे एक साल का मेजरमेंट होता है कि पूरे एक साल के अंदर शाहरुख सर के पास में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, दैट इज कॉल्ड ग्रोस इन्वेस्टमेंट। पूरे साल का देखेंगे। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में? आगे देखो, तो ग्रोस समझ में आ गया होगा बेटा। तो ग्रोस के मैंने दो चीज बताया, तो ग्रोस फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है ना। एक स्टॉक का बता दिया मैंने, ये पिछले आपको पिछला स्टॉक का था बेटा, और ये आपका ये फिक्स का हो गया। कितना मैंने फिक्स में इन्वेस्ट कर रखा है, कितना मैंने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, दोनों को प्लस करेंगे तो मेरे पास में ग्रोस इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। मैंने नीचे फॉर्मूला भी लिख रखा है। आगे देखते हैं बेटा, नेट इन्वेस्टमेंट। अब आप बोलोगे सर नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मतलब यहां पर कोई चीज माइनस करनी है? बिल्कुल बेटा करनी है। देखो आपने निवेश किस में किया है? एसेट्स में निवेश किया है ना। तो एसेट्स के ऊपर क्या होता है, डेप्रिशिएट वैल्यू आती है बेटा। हम उसको मशीन को हर साल यूज करेंगे तो नॉर्मल वियर एंड टियर होगा, जिस वजह से उस मशीन की क्या हो जाएगी बेटा, वैल्यू कम हो जाएगी। उस पुरानी मशीन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जितने से कम हो जाएगी, टोटल में से, ग्रोस में से जितनी मशीन की डेप्रिशिएट वैल्यू कम हो रही है उसे आप निकाल दोगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा बेटा, नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। स्टॉक है, उस स्टॉक में से कितना स्टॉक खराब हो गया उसको निकाल दो तो वो नेट इन्वेस्टमेंट आ गया। हमारे पास जो टोटल मशीन है उसमें से हमारे पास जो पुरानी मशीन है, उस पुरानी मशीन में से कितनी वैल्यू डिक्रीज हो गई उनकी, वो डेप्रिशिएट हो गई, उसको हटा दो तो वो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? अब जैसे बताओ, मैं बता रहा हूं आपको, आपने इस साल जो है नई मशीन परचेज करी है। इज दैट क्लियर बेटा? नई मशीन आपकी 10 लाख रुपीस की आई है सपोज। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही मेरी बात समझ में? अब आपके पास में ओल्ड मशीन भी थी बेटा, इस साल उन सभी ओल्ड मशीन में से टोटल 2 लाख रुपीस कम हो गए, डेप्रिशिएट हो गए। ये आपका क्या है, डेप्रिशिएट वैल्यू है बेटा। क्या है ये आपकी डेप्रिशिएट वैल्यू है। तो ये कम हो गई तो आपके पास में नेट इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा आपका 8 लाख रुपीस। इज दैट क्लियर बेटा? तो इस तरीके से ये नेट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। आ रही है मेरी बात यहां तक आप लोगों को समझ में? चलो आगे देखते हैं बेटा। आगे कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट।
कि हम लोग किन किन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। वैसे तो मैंने समझा दिया, फिर भी मैं एक बार और बता देता हूं आप लोगों को। हम लोग इन्वेस्टमेंट दो चीजों में करते हैं, एक फिक्स एसेट्स में जिसको फिक्स इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, जैसे लैंड परचेस करना, मशीन परचेस करना, बिल्डिंग बनाना, ये सब फिक्स इन्वेस्टमेंट कहलाती है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री मतलब होता है स्टॉक, कि आपने एडवांस में अपने पास में प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल रख रखा है। अब इसमें बेटा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ रॉ मटेरियल का स्टॉक रखना ही नहीं होता है, या रॉ मटेरियल परचेस करना ही नहीं होता है। आपने कितना रॉ मटेरियल आपके पास पड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। आपके पास में जो सेमी रॉ मटेरियल बोल लो बेटा उसको, या आप उसको सेमी फिनिश गुड्स बोल दो, ये फिनिश गुड्स कितना आपके पास पड़ा, मैंने बता दिया आपको सेमी फिनिश गुड्स का मतलब। और कितना आपके पास में अनसोल्ड गुड्स पड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इज दैट क्लियर? रॉ मटेरियल कच्चा माल जिसको बोलते हैं वो कितना पड़ा हुआ है, जो आधा बना हुआ है वो कितना पड़ा हुआ है, और जो इस साल बिका नहीं है अनसोल्ड गुड्स, वो भी आपकी इन्वेंट्री। क्योंकि बेटा इस साल जितना नहीं बिका, इस साल जो नहीं बिका है वो अगले साल बिक जाएगा बेटा, तो वो भी इस साल के लिए, इस साल के अंत में वो भी क्या कहलाएगा, आपका स्टॉक कहलाएगा। तो इन्वेंट्री स्टॉक भी तीन प्रकार के होते हैं, रॉ मटेरियल के, सेमी फिनिश गुड्स के, और अनसोल्ड गुड्स जो इस साल नहीं बिक पाए किसी कारणवश। दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इज दैट क्लियर बेटा? आ रही बात समझ में? अब जैसे अनसोल्ड गुड्स आपको निकालना हो तो चेंज इन स्टॉक मैंने दे रखा है, वो निकाल सकते हो। आपने जब इस साल का जो साल चालू हुआ था 1 अप्रैल को, उस टाइम पे आपके पास कितना स्टॉक था, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक। इस साल के आखिरी में मतलब 31 मार्च में कितना आपके पास स्टॉक बचा, वो आपने देखा, दोनों में माइनस करा, जो आंसर आ गया वो आपका चेंज इन स्टॉक है, कि भैया इतना सेल हो गया और इतना बच गया है। तो जो बच गया है वो अनसोल्ड गुड्स है, और वो भी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अगले साल आप उसको बेच ही देंगे। इज दैट क्लियर? तो ये दो प्रकार के कंपोनेंट्स थे बेटा। आगे देखो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आप सभी जानते हो बेटा, डेप्रिसिएशन का मतलब आप सभी जानते हो, आपने 11th क्लास में पढ़ा है, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं। जब हमारी एसिड्स को हम रेगुलर वे में यूज करते हैं, जिस वजह से उसमें नॉर्मल वियर एंड टीयर होता है, तो उससे उसकी हर साल क्या हो जाती है, वैल्यू कम हो जाती है। जैसे आपने एक मशीन परचेस करी थी 10 लाख रुपीस की, अब आप उसको पूरे साल भर इस्तेमाल करते हो, तो पूरे साल भर इस्तेमाल करोगे तो उसके पार्ट्स घिसेंगे बेटा, उसके जो पार्ट्स हैं वो घिसने की वजह से उसकी वैल्यू कम हो गई। सपोज करो उसकी एक साल में 1 लाख रुपए वैल्यू कम हो गई, तो ये जो 1 लाख से वैल्यू कम हो गई, यही डेप्रिसिएशन वैल्यू या डेप्रिसिएशन कहलाएगा। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, किसी भी फिक्स एसिड्स को हम बार बार यूज करते हैं, उस वजह से उसके पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं या घिसने लग जाते हैं, या उसको सर्विस की नीड पड़ने लग जाती है उस मशीन को, तो उसको ही डेप्रिशिएट वैल्यू बोलेंगे। कि भाई आपने इसको 1 साल इस्तेमाल कर लिया, इसका ये वाला पार्ट डैमेज हो गया, अब ये पार्ट डैमेज हो गया तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई ना। हमारे साथ कार में भी तो ये होता है, हम कार परचेस करके लेकर आए 10 लाख रुपीस की, अब आप उसको अगले साल बेचना चाहोगे तो 10 लाख में बिक जाएगी क्या? नहीं। सामने वाला क्या बोलेगा, भैया आपने 1 साल चलाई भी तो है, उस वजह से इसके टायर भी तो घिसे हैं, उस वजह से इसकी मशीन के पार्ट्स भी तो घिसे हैं सर, तो क्या हो गया, उसकी वैल्यू इतने से डाउन हो गई है। तो जितनी वैल्यू से उसकी डाउन हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है मेरी बात समझ में आप लोगों को? चलो अच्छी बात है। अब वैसे यहाँ पर एक और टर्म आ गया इन्वेंट्री, मैंने आपको पीछे ही समझा दिया, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के नाम से। इन्वेंट्री मतलब होता है स्टॉक। अब स्टॉक रॉ मटेरियल का हो, सेमी फिनिश गुड्स का हो, चाहे फिनिश गुड्स का हो जो आपने अभी तक नहीं बेचा है, इस सभी के सभी इन्वेंट्री कहलाएंगे। इसको आप आम भाषा में स्टॉक भी बोलते हो। बट इन्वेंट्री मतलब क्या होता है, जिसको आप भविष्य में बेचना चाहते हो। अब रॉ मटेरियल है उसको आप फिनिश गुड्स में बदल कर बेचना चाहोगे, सेमी फिनिश गुड्स है उसको भी आप जो आधा बना हुआ है आधा बनाकर बेचना चाहते हो बेटा, और या फिर आपके पास अनसोल्ड सेमी फिनिश गुड्स हैं जिसको भी आप बेचना चाहते हो, तो इसको इन्वेंट्री बोलते हैं, जो 1 साल के अंदर आपके पास में होती है। इट इज अ टर्म एज द स्टॉक ऑफ अनसोल्ड फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल विच अ फर्म कैरीज फ्रॉम 1 ईयर टू द नेक्स्ट ईयर। पूरे 1 साल इस्तेमाल करती है, और लास्ट में जो बच जाता है, चाहे वो रॉ मटेरियल में बचे, सेमी फिनिश गुड्स में बचे लास्ट में, या लास्ट मतलब साल के आखिरी में,
या फिनिश गुड्स में बचे, ये सब इन्वेंट्री कहलाता है। इज दैट क्लियर बेटा? मेरी बात आप लोगों को आई होप अच्छे से समझ में आ रही होगी। स्टॉक और फ्लो हमारे पास दो है बेटा, दोनों को मैं एक साथ क्लियर करना चाहता हूं बेटा, तो ध्यान से सुनना है। स्टॉक किसे कहते हैं और फ्लो किसे कहते हैं? देखो बेटा, स्टॉक मतलब होता है, जैसे मैं कहूं आपसे कि हमारे देश की आबादी है 150 करोड़, मतलब हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन है 150 करोड़, तो ये हो गया स्टॉक। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में? थोड़ा और कंफ्यूजन है? चलो, मान लीजिए बेटा एक कंपनी है जिसके पास में 1000 लोग काम करते हैं, दैट इज ऑल्सो स्टॉक। इज दैट क्लियर बेटा? अब फ्लो क्या हो जाएगा? हमारे देश की आबादी है, टोटल पॉपुलेशन है 150 करोड़, उसमें से रोज करीबन लाखों लोग मर जाते हैं और लाखों लोग ही जन्म लेते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लो। दैट इज कॉल्ड फ्लो। भाई हमारे देश में एक साल की जो टोटल पॉपुलेशन है 150 है, बट उस एक साल में लोग मरते भी तो हैं और लोग पैदा भी होते हैं, तो कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग पैदा हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लो। और टोटल पॉपुलेशन कितनी है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। ऐसे ही कंपनी का एग्जांपल लिया था मैंने, एक साल के अंदर एक कंपनी के पास में 1000 लोग काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। बट उस एक साल के अंदर कितने लोग नौकरी छोड़ देते हैं और कितने लोग नए नौकरी उस कंपनी में ज्वाइन करते हैं नए एम्प्लॉय के रूप में, दैट इज कॉल्ड फ्लो। तो कितना आसान है ना स्टॉक और फ्लो को समझना बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे बेटा, जो मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड समझाए। आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के मैंने कवर करवा दिए हैं बेटा। अब इस डे टू की क्लास, सॉरी डे टू बोल रहा हूं, डे 2 की क्लास के अंदर इसी चैप्टर का मैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपको समझाने वाला हूं। तो आई होप आज का ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो प्लीज बेटा लाइक जरूर किया करो, क्योंकि ये एक बहुत मनोबल, एक मोटिवेशन के रूप में हमारे साथ काम करता है। साथ ही साथ में अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो बेटा, और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, वहां पर भी आप हमसे डाउट पूछ सकते हो, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमसे पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर पर हमारे साथ ग्रुप में जुड़ेंगे बेटा, तो वहां पर डाउट भी क्लियर कर सकते हो, आपको नोट्स की पीडीएफ भी मिल जाएंगी, और समय समय पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।